नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार की शुरुआत आज हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के मूड में बाजार दिखाई दे रहा है। जिस तरीके की शुरुआत हुई थी आज, हालांकि बाजार खुला जो है वो 19,600 के ऊपर खुला, 19,627 का स्तर देखने को मिला और जो इंट्राडे हाई रहा 19,634। लेकिन ऊपरी स्तरों पे अभी भी टिकने में परेशानी हो रही है। 19,533 ये आज का इंट्राडे लो रहा और वहाँ से अगर हम देखें तो करीब करीब 30 अंकों की बढ़त लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। 19,563 ये स्तर इस समय देखने को मिल रहा है। 19,600 के ऊपर खुलना कितना महत्वपूर्ण है और टिकना कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगाइए कि जब बाजार 20,000 के नज़दीक पहुंच रहा था तब तमाम हमारे यहाँ एक्सपर्ट आके कह रहे थे कि 19,600 के ऊपर जब तक है तब तक चिंता की बात नहीं है, लेकिन 19,600 टूटा तो दिक्कत हो सकती है और वही होता हुआ दिखाई दिया बाजार में। तो अब सवाल यही कि 19,600 के ऊपर टिकने पर क्या 20,000 के स्तर हाल फिलहाल में देखने को मिलेंगे। अभी अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 17 शेयर ऐसे हैं निफ्टी में जो कि बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। 32 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है और आज थोड़ी बहुत जो मजबूती देखने को मिल रही है, जो बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक तो पीएसयू बैंक है और लगातार चौथे दिन फार्मा कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे करना क्या चाहिए, क्या अभी भी कुछ खरीदारी के मौके हैं? इसके साथ ही साथ खबरों वाले शेयर बहुत सारे ऐसे होते हैं, भले ही बाजार दायरे में हो, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि खबरों के चलते अपने दायरे को पार कर रही हैं। वहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए, आपके सवालों के जवाब होंगे ही होंगे। इसके अलावा हमारा खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है भी होगा 1:45 पर। आज एक आईपीओ का मेन बोर्ड आईपीओ का आखिरी दिन है, वहाँ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, करेंगे डिटेल में इन तमाम विषयों पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले कराते हैं आपको हमारे आज के खास मेहमान से रूबरू। हमारे आज के खास मेहमान और इस कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं अरुण केजरीवाल जी, फाउंडर केजरीवाल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के। अरुण जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका। और तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से जो है आप मनी 9 में जुड़ते रहे हैं, दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहे हैं। पहली बार सर आप इस कार्यक्रम में आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। शुक्रिया जी। जी, सबसे पहले तो सर आपसे जो टिप्पणी जानना चाहेंगे वो बाजार पर ही जानना चाहेंगे। कैसे देख रहे हैं सर आप, क्योंकि हमारा जो खास शो था स्टॉक सेंट्रल, वहाँ पे आपने कहा था कि ये जो 9 अंकों से छूट गया है 20,000, उसमें ये महज एक इत्तेफाक नहीं है बल्कि एक तरीके से माउंट एवरेस्ट बन जाएगा। तो अब वाकई में वो स्थिति दिखाई दी, बाजार काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, उसके बाद तमाम सारे इवेंट हुए, लेकिन कुछ एक पॉजिटिव इवेंट हुए सर हाल फिलहाल में। मॉर्गन स्टैनले ने जो है इमर्जिंग मार्केट्स में भारत को अब नंबर 1 कर दिया है। एस&पी ने भारत की जीडीपी को लेकर के काफ़ी सकारात्मक उम्मीदें जताई हैं। क्या ये वो ट्रिगर हैं जो बाजार को ऊपर ले जा सकते हैं? ओवरऑल भारतीय शेयर बाजार पे आपकी राय क्या रहेगी? अगर आप देखें तो जो पिछले 3-4 महीने में जो पॉजिटिव न्यूज दुनिया भर में या विश्व भर में देखने को मिला है, उसको लेकर भारतीय बाजार में एक अपवर्ड मूवमेंट आया है। अगर आप याद करें तो मार्च के महीने में मेरे ख्याल से 25-26 मार्च के अंदाजा जब बाजार में एक गिरावट या एक बॉटम बना था, वहां 57,000 के आसपास बीएसई का सूचकांक था और कुछ 16,600-700 पे निफ्टी का सूचकांक था। वहां से लगभग 2100 पॉइंट निफ्टी बढ़ी और करीब आप समझ लीजिए 10,000 सेंसेक्स बढ़ा। इसमें जितने पॉजिटिव फैक्टर्स की आपने जैसे अभी तुलना की, वो सब कुछ आ गए। उसके बाद में प्रॉफिट टेकिंग भी होता है। अगर आपको 25%, 20% की एक तेजी बहुत कम समय में मिलती है तो अवश्य प्रॉफिट टेकिंग होता है। लेकिन जो एक अहम मुद्दा जो प्राय करके लोग बाग भूल जाते हैं, जो छोटे चुनिंदा शेयर होते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, इसमें ये तेजी के बनिस्बत लगभग डबल जैसी तेजी देखने को मिली। आप और मैं प्राय करके सभी के सभी निवेशक इसी मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करते हैं 2 कारणों से। एक, उसी पैसे में ज्यादा शेयर मिलते हैं क्योंकि उनकी कीमत कम होती है। दूसरा, अपने को ये लगता है कि इसके अंदर में निवेश करो, इसमें गोरे का इंटरेस्ट रहता नहीं है और इसके अंदर में जब वो बेचने आते हैं तो प्राइस मूवमेंट बहुत ज्यादा जो देखा जाता है अक्सर, वो इसमें नहीं मिलता। ये सब मौजूदा स्तर को देखते हुए ऐसा लगता है कि बाजार कहीं पे भी आने वाले 2-3-4 महीने में भाग कर नहीं जाएगा, एक सीमित दायरे में घूमता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन
जैसे कहा कि 20,000 को पार करने के लिए बहुत कुछ उसे मेहनत करके रिसोर्सेज जुटा कर तो ही वो इसे पार कर पाएगा। चलिए, बहुत सारी टिप्पणियां आ रही सर, लेकिन एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहेंगे। अभी जो लोग 6 महीने साल भर के लिए पैसे लगाना चाहते हैं, क्या उनको थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाना चाहिए, या फिर जैसा आप कह रहे हैं अभी साइडवेज मूवमेंट रहेगी तो बाजार से दूर होकर के खाली देखना चाहिए, कहीं पर प्रॉफिट हो रहा हो तो क्या प्रॉफिट बुक करके बैठना चाहिए? क्या स्ट्रेटजी एक रिटेल निवेशक जो कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मतलब जो 6 महीने साल भर का नज़रिया इनका है, हालांकि लॉन्ग टर्म तो काफ़ी लंबा होता है, लेकिन मीडियम टर्म का भी अगर व्यू है तो अभी क्या बाजार को सिर्फ देखना चाहिए या पैसे भी लगाने चाहिए? आपने बहुत अहम सवाल पूछा। एक चीज ध्यान में रखिए, जो बाजार का निवेशक है वो इस बाजार में जो पैसा लगाता है उस पैसे के ऊपर में उसका जो रोज का जो कार्यक्रम है वो डिपेंडेंट नहीं है। वो पैसे अपने सेविंग से लगाता है। सेविंग्स के जो पैसे हैं वो बाजार में जो आप लगाते हो उसे जारी रखना चाहिए। ये जो जो साइडवे मूवमेंट कहता है ये एक अपॉर्चुनिटी देता है आपको पैसे निवेश करने के लिए। एक चीज और ध्यान में रखिए, हर शेयर का मूवमेंट बाजार के साथ नहीं चलता। बाजार में 8-9 हजार शेयर हैं, उसमें कुछ शेयर रोज बढ़ते हैं, कुछ शेयर घटते हैं, और ये एक 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 जो मूवमेंट है ये चलता रहता है। जरूरी नहीं है कि आप जिसमें निवेश करते हो वो रोज बढ़ेगा या जो आप निवेश करोगे वो रोज घटेगा। पैसा डालते रहिए। अगर आपको लगता है कि किसी शेयर में बहुत ज्यादा मुनाफा हो गया है और अब उसके मौजूदा स्तर से आप थोड़े से घबरा रहे हैं, उसमें प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन वो पैसा और कहीं और कोई दूसरे शेयर में डालिए, बाजार से निकाल मत लीजिए। बाजार का पैसा बाजार में रहने दीजिए और उसे अलग अलग शेयरों में घुमाते रहिए। घुमाते रही थी, यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट जो है उस पर आप नज़र रखिए। बाजार दायरे में रहेगा, लेकिन बहुत सारे शेयर ऐसे होंगे जो समय समय पर जो है अपने दायरे को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज भी तोड़ रहे हैं, आगे भी तोड़ते रहेंगे। तो आपको खबरों पर, शेयरों पर नज़र रखनी है। ओवरऑल इंडेक्स कहाँ मूव कर रहा है उसको छोड़िए, आप शेयर बाजार में जहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे आप मुनाफा बुक कीजिए। अगला कौन सा शेयर ऐसे हो सकता है जो आपको मुनाफा दे सकता है, उसके लिए हमारे तमाम एक्सपर्ट को सुनते रहिए। आगे भी बहुत सारे शेयरों पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन बहुत सारी टिप्पणियाँ आनी शुरू हो गई हैं यूट्यूब पे। योगी जी कह रहे हैं, विपुल जी, अरुण जी और मनी 9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, कैसे हैं आप? और ऐसे ही आपकी हर रोज़ राम राम सुन करके बड़ा अच्छा लगता है। सुजल राणे जी कह रहे हैं नमस्कार। नमस्कार सुजल जी, आप सभी के प्रश्न लिए जाएंगे, कार्यक्रम में आखिर तक बने रहिए। कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा सवाल जो है हम डिस्कस कर सकें। लेकिन इस बीच रजनीश पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फर्रुखाबाद से। पाल साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और सर कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं पाल साहब, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया हैं सर। बताइए कैसे याद किया, क्या प्रश्न है आपका? अरे सर, IRFC का शेयर है सर। किस रेट पर? 1,000 सर शेयर है 33 के भाव पे। सर क्या करना चाहिए? 33 जी जी सर, पहले तो आपको पार्टी देनी चाहिए, बाकी चीजें बाद में करिएगा। 33 पे लेकर के 50 का भाव। पहले भी आपसे कह चुके, ले लीजिए हमसे पार्टी। हाँ, लेकिन ये है कि हाँ, आपको उस बार भी शायद मेरे ख्याल से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको दिया गया था, और जी जी 48 का दिया गया था। जी जी जी, ये मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा इस सवाल को हटा दीजिए, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो इस सवाल को यहाँ से हटा दीजिए। तो फिलहाल जो है 33 के भाव पे आपने लिया हुआ है, और 50 रुपये 20 पैसे का भाव अभी देखने को मिल रहा है। 52% के आसपास का रिटर्न एक महीने में शेयर ने दिया है। 65% का रिटर्न जो है पिछले 6 महीने में दिया है। शानदार अप मूव रहा है सर। IRFC को लगातार अच्छे ऑर्डर मिलने की भी खबरें रही हैं। ओवरऑल रेलवे पैक में काफ़ी मजबूती रही है। अब इन्होंने तो शेयर खरीद लिया है 33 रुपये पे, 50 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है। एक बार के लिए कह रहे हैं कि कहाँ पे प्रॉफिट इन्हें बुक करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी सर आपकी? और आज भी हम देख रहे हैं बहुत सारे रेलवे स्टॉक्स में खबरें हैं और वो शेयर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय रहेगी सर IRFC पे? सर सबसे पहले मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि ये IRFC करता क्या है। ये एक फाइनेंस कंपनी है और ये रेलवेज को जो पैसा चाहिए उसके एक्सपांशन के लिए, उसके जो प्लान, रोल आउट प्लान होता है वैगन्स के, इंजिन्स के, कोचेस के, उसके लिए ये पैसा जुटाता है विश्व भर से। इसे एक हैंडलिंग कमीशन एक दिया जाता है जो मेरे ख्याल से 35 पैसा या 40 पैसा होता है। मान लीजिए अगर कंपनी ने 100 रुपए जुटाए रेलवे के लिए
तो इसे 35 पैसे का एक कमीशन मिलता है ये पैसे जुटाने के लिए। क्योंकि ये सरकारी कंपनी है तो इंडिया की जो सॉवरेन रेटिंग है उस रेटिंग के ऊपर आईआरएफसी को भी रेट किया जाता है। तो ये कई लाख करोड़ रुपए रेलवे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो जुटाती है। ये शेयर जब इश्यू आया था तो 26 रुपए में आया था और नीचे कुछ 21 साढ़े 21 रुपए तक चला गया था। तब इस कंपनी के बारे में मैंने कई लोगों को समझाया कि ये कंपनी एक जीरो रिस्क कंपनी है और आप जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं उससे बेटर ये है कि आप आईआरएफसी के शेयर ले लो। उसके बाद में इसमें एक मूवमेंट आया और अब लोगों को लगता है कि ये रेलवे के इसे ऑर्डर भी मिलते हैं वगैरह वगैरह। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, ये सिर्फ फाइनेंस कंपनी है और इसे ये जो रुपए जुटाती है उस पर ये कमीशन मिलती है। मेरे ख्याल से आज का जो मौजूदा स्तर है इस पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर लेना चाहिए और प्रॉफिट करने के बाद अगर ये शेयर नीचे आता है तो तब वापस लेने का सोचिए। बट आपको बहुत शानदार रिटर्न मिला है, जो मिलता है उसे घर ले जाइए। ठीक है, तो आप चाहें तो एक हिस्से पर मुनाफा बुक कीजिए, शेयर नीचे आता है दोबारा एंट्री कर लीजिए। और इस बीच सर एक जो खबरें यहाँ पर हैं वो कुछ एक खबरें जो चल रही थी वो ये है कि आने वाले दिनों में रेलवे जो है वो कोचेज़ और वैगन्स के लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करेगा और उसके लिए रकम जो है उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है रकम जो है वो आईआरएफसी के माध्यम से ही आएगी। तो ये तमाम ऐसी बजिंग खबरें हैं, कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो उसके चलते यहाँ काफ़ी जी सर मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, कुछ हिस्सा नहीं पूरा हिस्सा इसे मिलेगा। ये 25,000 करोड़ रुपया जो आप नंबर कह रहे हो, मान लीजिए वो उतने रुपए का ही ऑर्डर है, ये 25,000 करोड़ जुटाकर सरकार को ये रेलवे को देगी और इसे वो 25,000 करोड़ पर 35 पैसा 0.35% का एक कमीशन मिलेगा। ये इसका धंधा है और वो यही धंधा रेलवे के लिए करता है। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जो आप और अच्छे से एनालिसिस करके बता दिया केजरीवाल जी ने कि यहाँ पर जो है अभी भी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक हिस्सा बुक कर लीजिए, नीचे आता है, बाजार का काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है, दोबारा एंट्री कर लीजिए और धंधे को बिजनेस को पूरी तरीके से समझा दिया है। इस बीच चलिए जरा कुछ एक दर्शकों के और प्रश्न लेते हैं और यूट्यूब के माध्यम से कुछ एक टिप्पणियाँ आ रही हैं और जरा राघव जी का प्रश्न है, कह रहे हैं आपने 2 दिन से मेरा प्रश्न नहीं लिया। सर कोई बात नहीं, आज ले लेते हैं। अदानी टोटल गैस लिमिटेड के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 700 शेयर हैं सर इनके पास और ये इन्होंने 690 के भाव पर लिए हुए हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पर मुझे कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट कर दीजिए या मुझे क्या रणनीति अपनानी चाहिए, ये यहाँ पर समझना चाह रहे हैं। तो स्टॉप लॉस तो नहीं सर, आज सर जो हैं वो फंडामेंटली बाज़ार को देखते हैं और कंपनी के बारे में बहुत विस्तारपूर्वक चर्चा करते हैं। 690 की आपकी खरीद है, 654 655 ये अभी भाव देखने को मिल रहा है सर, 30-40 रुपये के नुकसान पे हैं और ये शेयर ने अब मतलब बाकी जो बाज़ार के मुकाबले निश्चित रूप से अंडर परफॉर्म किया है। अभी क्या करना चाहिए सर? अदानी ग्रुप में काफ़ी सारी कुछ एक चीज़ें थोड़ी बहुत पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी हैं, हाल फिलहाल में कुछ एक रकम भी कंपनी अलग अलग ग्रुप कंपनियों के माध्यम से जुटा रही है। अभी इस कंपनी का भविष्य आपको कैसा दिखाई देता है और ये अभी 30-40 रुपये के नुकसान पे है? सर जनवरी के महीने में एक तरह का भूकंप आया था अदानी समूह के शेयरों पर, उसमें से काफी कुछ हद तक समूह वापस उठ चुका है और उसके जो कंपनी के शेयर है उसमें विदेशी संस्थागत निवेशक उच्च श्रेणी के लोग वापस उसमें निवेश कर रहे हैं, चाहे वो गल्फ की ओर से हो, चाहे वो यूके यूएस के इन्वेस्टर हो, और ये समूह वापस अपने आप अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। ये जो धंधा है अडानी ट्रांसमिशन, माफ कीजिए अडानी टोटल गैस का, इसको अगर आप देखें तो ये एक कोर बिजनेस माना जाता है। गैस का जो काम है बहुत उच्च श्रेणी का काम है और इसकी जो कमाई होती है ये एक रेगुलेटेड सिस्टम पर इसकी कमाई होती है। जो गैस एलोकेट होता है वो सरकार के माध्यम से इनको गैस एलोकेट करता है। उसके अलावा ये खुद इंटरनेशनल मार्केट में गैस खरीद सकते हैं और इन्हें एक मार्केटिंग कमीशन मिलता है जिसके तहत इनको कंज्यूमर को, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या कंज्यूमर हो, उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इनकी इनकम एक रेंज में आती है, अच्छा धंधा है और एक तरह का अश्योर्ड इनकम है। मेरे ख्याल से जो फिलहाल जो लॉस है
इनको ये देखना चाहिए कि इनका जो लोएस्ट लेवल था वहां से काफी कुछ शेयर इंप्रूव हुआ है। कुछ समय और लग सकता है ये इंप्रूव करने के लिए। इनके पास दो रास्ते हैं। अगर ये चाहें कि भाई अभी मेरे को थोड़ा ये लॉस बुक करके और कहीं पे मैं चला जाऊं, तो मैं ये राय दूंगा कि ये बेचकर आप अडानी एंटरप्राइज के ही शेयर ले लो, जो पेरेंट कंपनी है एक तरह की, उसमें मूवमेंट अच्छी खासी होती है और आपका जो ये लॉस है वो हो सकता है हफ्ते 10 दिन में भी मेकअप हो सकता है। दूसरी राय ये है कि आप इसमें कंटिन्यू रहिए। थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है 4-5 महीने लगे और आप इसमें मुनाफे में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों रणनीति आपके लिए है यहाँ पर राघव जी। एक तरीका ये है कि आप जो 5-6 महीने का अपना नज़रिया बनाइए, यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे 30-40 रुपये का जो आपको नुकसान हो रहा है उसे आप बुक कर लीजिए और आप उसी बचे हुए रकम से आप अदानी इंटरप्राइजेस के शेयर अगर आप लेंगे तो वो आपको 30-40 रुपये का मूव जो भी आपका नुकसान हुआ है वो आपको कम समय में जो है आता हुआ दिखाई देगा। वहाँ अपने लॉस को आप कवर कर सकते हैं। रणनीति कौन सी आपको अच्छी लग रही है वो आप अपने हिसाब से ये निर्णय कर सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ प्रमोद जी जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। प्रमोद जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार प्रमोद जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंबई। जी मुंबई से। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। सर मुंबई से बोल रहा हूँ मैं। मुंबई से, अच्छा बताइए सर, अपना प्रश्न बताइए सर। मेरे पास धनलक्ष्मी बैंक के और साउथ इंडियन बैंक के स्टॉक है अभी। जी किस भाव पे लिए आपने? धनलक्ष्मी 21 रुपीज एंड साउथ इंडियन 19.70। अच्छा अच्छा, साउथ इंडियन बैंक आपने ले रखे हैं 19 रुपीज़ 70 पैसे पे यस और धनलक्ष्मी बैंक आपने ले रखे हैं 21 पे। यस यस। जी क्या नज़रिया है सर आपका? 6 मंथ। 6 मंथ, चलिए ठीक है। अब चूंकि साउथ इंडियन बैंक के बारे में ज़रा पूछ लेते हैं, क्या कुछ यहाँ पर नज़रिया रहेगा? आपने लिए हुए हैं और यहाँ पर अभी 20 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में कंपनी के नतीजे देखने को मिले थे और नतीजे काफ़ी अच्छे रहे थे शायद, और उसकी वजह से थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी थी। एक तो इन्होंने सर साउथ इंडियन बैंक ले रखा है जो कि करीब 20 रुपये के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, 1993 1995 के आसपास। दूसरा इन्होंने धनलक्ष्मी बैंक ले रखा है, वो 21 रुपये के आसपास में ले रखा है। और अगर धनलक्ष्मी बैंक के भाव की बात करें तो ये अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है 21 रुपये के आसपास, तो इनकी खरीद के आसपास ही है। 6 महीने का नज़रिया है। जब हम बैंकों को चुने सर, किस तरह के बैंकों पे फोकस करना चाहिए? छोटे बैंकों पे कितना दांव लगाना चाहिए, बड़े बैंकों में कैसे दांव लगाना चाहिए, और यहाँ पे इन दो शेयरों को आप कैसे पढ़ पा रहे हैं सर? दो चीज है जब आप बैंक की सिलेक्शन करें। एक, उसकी ज्योग्राफिकल रीच क्या है। ये जो दोनों बैंक है ये काफी तह तक रीजनल बैंक है। ये एक पैन इंडिया या नेशनल बैंक नहीं कही जाती, तो इनका जो बिजनेस है वो काफी लोकलाइज्ड हो जाता है। इनमें जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है बैंक को वो भी थोड़ी सीमित होती है। अगर आप इस टाइप की बैंकों में निवेश करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो बैंक्स है इनसे बेटर अगर आप देखें तो जो परफॉर्मेंस आ रही है वो आ रही है माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की, जिसे एसएफबी भी कहा जाता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसके अंदर में अगर मैं आपको 3-4 नाम दूं तो फिलहाल एक लिस्टिंग हुई थी उत्कर्ष बैंक, जिसके भाव लिस्टिंग होने के समय ही आप समझ लीजिए 2 दिन में डबल हो गए। ऐसी जो बैंकें हैं इनमें ये कहा जा सकता है कि प्रदर्शन अच्छा है और इनमें जो बढ़त है वो भी अच्छे हुई है। उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऐसे जो बैंकें हैं इनका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा है। हो सकता है क्योंकि इनके नफा नुकसान कुछ नहीं है, ये इनमें से किसी बैंक में शिफ्ट हो जाए, इनको मूवमेंट वहां पर कुछ ज्यादा बेहतर मिलने की उम्मीद है। ठीक, इस बीच ऋषु श्रीवास्तव जी का एक प्रश्न ले लेते हैं। हालांकि इन्होंने 2 प्रश्न भेजे हैं, लेकिन ऋषु जी हर बार दोनों सवाल ले पाना संभव थोड़ा सा कई बार नहीं होता है, बहुत सारे सवाल हैं, छूट जाते हैं। पिरामल फार्मा पे आपका सवाल डिस्कस कर लेते हैं। 3000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 116 रुपये 17 पैसे पे। और ये पिरामल फार्मा सर, ये काफ़ी लंबे समय से ये सवाल पूछ रहे हैं और ये इनके लेवल आ नहीं रहे हैं। हालांकि थोड़ी बहुत रैली पिछले 1 महीने में देखने को मिली शेयर के अंदर, लेकिन फिर भी इनकी खरीद से अभी
दूर है। पूरा फार्मा पैक चल रहा है पिछले 4 दिन से, लेकिन पिरामल फार्मा के अंदर कोई खास गतिविधि उस तरह की नहीं देखने को मिल रही है, जो कि जिस तरह की देखने को मिलनी चाहिए, बाकी जगहों पे जैसे देखने को मिल रही चाहिए। अभी क्या करना पिरामल चाहिए? जी, पिरामल फार्मा में एक राइट इश्यू आया हुआ जी। शुरू हो रही है मेरे ख्याल से आज या कल में, जी। और ये लगभग 10 दिन तक चलेगी। तो राइट इश्यू में जो शेयर दिया जाता है शेयर होल्डर को, वो मौजूदा स्तर से नीचे के भाव में दिया जाता है, क्योंकि एक इसमें आर्बिट्राज बन जाता है राइट इश्यू के प्राइस में और बाजार के प्राइस में। शेयर में थोड़ी सी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलती है जब तक ये शेयर जिसे कहते हैं राइट इश्यू बंद होकर लिस्ट नहीं होता। इन्हें राइट में अप्लाई करना चाहिए, उसमें इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और जैसे ये राइट इश्यू बंद होगी थोड़ा सा इसके भाव में एक प्राइस मूवमेंट आएगा। क्योंकि ये शेयर इन्होंने अवश्य कुछ समय पहले लिया होगा, इन्हें भी ये राइट का फॉर्म आया होगा या आजकल में आने वाला होगा। तो आपके लिए सलाह यही है सर कि आप राइट इशू में अप्लाई कीजिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका जो कॉस्ट है, जो 116 रुपये की आप बता रहे हैं, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो उसके बाद से अगर शेयर में रिकवरी आती है तो आप ब्रेक इवन पे होंगे, या प्रॉफिट में जब भी आएँ तो आप फिर वहाँ पे अपना जो है शेयर से निकल सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट का, और इसमें हम बजिंग स्टॉक्स के बारे में बातचीत करते हैं। ऐसे शेयर जहाँ पर कि बाजार भले ही दायरे में हो, लेकिन खबरों के चलते कुछ शेयर जो है वो अपना दायरा तोड़ रहे हैं। हो सकता है ये आपके पास हो, और हम ये भी एक्सपर्ट से पूछेंगे क्या इनमें अभी खरीदारी करनी चाहिए, क्या यहाँ पे अभी खरीदारी के मौके या ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही हैं। इन तमाम विषयों में बातचीत करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं रेलटेल को लेकर के। तो रेलटेल के ऊपर जो है खबरें काफ़ी सारी आ रही हैं, और खबर ये है कि कंपनी को पिंपरी चिंचवाड़ स्मार्ट सिटी से 1 साल के लिए जो ऑर्डर मिला है वो करीब 70 करोड़ के आसपास का है। और आपको बता दें कि पूरे 10 साल के लिए ये ऑर्डर जो है वो करीब 700 करोड़ के आसपास का बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कंपनी को जो है अगले 10 साल में 700 करोड़ रुपए का ऑर्डर यहाँ पर मिला हुआ है, और 1 साल के लिए जो है वो 70 करोड़ का ऑर्डर मिला है। आज खबर के चलते रेलवे शेयरों में लगातार सर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वो चाहे हम IRCTC के में तो नहीं, लेकिन हाँ जैसे रेलटेल हुआ, टैक्समैको हुआ, इन सब में हमने काफ़ी मोमेंटम देखी है। आज रेलटेल पे कैसे देख रहे हैं सर, इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, जो खबर जो आती है उसका इम्पैक्ट बाजार पे टेम्पररी होता है, चाहे वो 1 दिन का हो, हफ्ते भर का हो, या 10 दिन का हो। न्यूज आने के बाद में वो खबर मूवमेंट होने के बाद में वो नॉर्मल वापस आ जाता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसकी जो कुल वैल्यू है वो करीब 700 करोड़ है, और अगले 10 साल में इसे एग्जीक्यूट करना है। ये एक पॉजिटिव न्यूज है कंपनी के लिए, और कंपनी जो धंधा करती है उसको देखते हुए ये एक पॉजिटिव चीज है कंपनी के लिए भी और इसके शेयर धारकों के लिए भी। इसका इम्पैक्ट आज देखने को मिला, और जिसे कहते हैं खत्म भी हो गया। जहां पे शेयर था कल, क्लोजिंग भाव उससे नीचे आ गया है। तो न्यूज के ऊपर में कभी भी शेयर के ऊपर टूटना नहीं चाहिए। एक कहावत है, जैसे हमेशा मैं लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, बाय द रूमर सेल द न्यूज। जब उसकी खबर चलती है और वो उसकी स्पष्टीकरण नहीं होती, तब तक उस न्यूज में दम है। स्पष्टीकरण हो जाने के बाद में इमीडिएटली या थोड़े समय के बाद में उसका नेगेटिव हो जाता है। जी, लेकिन एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ये है सर कि रेलवे शेयरों में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली है। ये शेयर भी मतलब अगर हम देखें 34-35% का रिटर्न 1-2 महीने के अंदर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो जिन लोगों के पास है उन्हें क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो लोग रेलवे शेयरों की तेज़ी देख करके आकर्षित हो रहे हैं तो उन्हें भी पैसे लगाने चाहिए या इंतजार करना चाहिए कि थोड़ा नीचे आ जाएं? अगर आपकी परमिशन हो तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल। कुछ लोग शेयर बाजार को माया जाल बोलते हैं। नए आते हैं, पुराने चले जाते हैं। अगर आप एक शेयर को बेचोगे नहीं तो दूसरा खरीदेगा कैसे? आपको मुनाफा मिलता है, कुछ मुनाफा बुक कीजिए, दूसरी चीज लीजिए। हो सकता है पहला शेयर कुछ समय के बाद में आपको और ज्यादा बेहतर अच्छा लगे, फिर वापस ले लीजिए। ये लेना, बेचना, खरीदना एक जो कहते हैं एक चलता रहेगा ऐसा माहौल है। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और यहाँ पर भी कुछ एक खबरें निकल करके आई हैं, और खबरें ग्रैंड फार्मा पे, पूरे फार्मा पैक में ही चमक देखने को मिल रही है सर। कंपनी का जो Q1 रिजल्ट्स आए हैं
उसमें कंपनी का प्रॉफिट तो घटा है, लेकिन जो कंपनी के नतीजे रहे हैं वो उम्मीद से बेहतर रहे हैं, क्योंकि कंपनी की जो आय है उसमें इजाफा देखने को मिला है। Q1 मुनाफा 15% घटा है और ये 194.1 करोड़ रुपए रहा, लेकिन Q1 आय में 41% की बढ़ोतरी देखने को मिली और ये 1208.6 करोड़ रुपए रही। कंपनी के एबिटा में भी हमने देखा कि जो टोटल एबिटा है उसमें वो 270 करोड़ रुपए से बढ़कर के 294 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि एबिटा मार्जिन हमने देखा कि वो घटते हुए दिखाई दिए, लेकिन तब भी ये रिजल्ट्स बाजार की एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर दिखाई दिए और इसके चलते हमने सुबह देखा करीब 10% के आसपास की तेजी थी और अब इसमें 20% का अपर सर्किट लग चुका है सर। तो अभी क्या करना चाहिए? क्या ये जो रैली है जिनके पास पहले से मौजूद हैं उन्हें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए? ये इस रैली को और कंटिन्यू होते हुए आप देख रहे हैं फार्मा के अंदर जो एक तरीके से ऊर्जा आई है, पिछले 4 दिन से लगातार जो है तमाम शेयर चल रहे हैं। सिप्ला अपने 52 वीक हाई पे है, बहुत सारी लैब कंपनियां हैं वो हम देख रहे हैं कि एक एक दिन में 7-7, 8-8% चल रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर? अगर आप देखें कि सेक्टर वाइज अगर बाजार में देखें तो पिछले 6, 8, 10 महीने 12 महीने में सबसे निग्लेक्टेड सेक्टर फार्मा क्षेत्र था और जिसे कहते हैं कि कोविड के जाने के बाद में बुरे दिन इस क्षेत्र में आ गए। अब इसमें से ऐसा लग रहा है कि कुछ वैल्यू बाइंग, कुछ बॉटम फिशिंग, कुछ ये क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और सभी शहरों में पूरे के पूरे क्षेत्र में एक रिवाइवल जैसा हो रहा है। ग्लैंड फार्मा मुझे याद है कुछ 4000 के ऊपर का भाव हो चुका था और वहां से घटकर 800 रुपए, 850 रुपए पे पहुंच गया था। निचले स्तर से डबल हो चुका है। रैली मोमेंटम जोर से आई है और जहां तक निवेशक का सवाल है, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि नीचे के भाव में निवेशक के पास माल नहीं होता, वो कहीं ना कहीं ऊपर के भाव में फंसा हुआ होता है। मौका मिल रहा है सबको। जब आपको लगे कि मेरे नुकसान खत्म हो गए और अब मैं कुछ मुनाफा कर रहा हूं, मुनाफा कीजिए। कंपनी का प्रदर्शन, क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन 100% ये नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ एकदम हंकी डोरी है या सब कुछ एकदम नॉर्मल पे आ गया है। तो थोड़ा सा स्पेकुलेशन जरूर है, लेकिन उम्मीद ये है कि फार्मा क्षेत्र में अब प्रदर्शन जो सुधरा है वो शायद सुधरते हुए दिखेगा। ठीक, तो फार्मा क्षेत्र में प्रदर्शन सुधरता हुआ दिखेगा, लेकिन जिन लोगों के पास ऊपरी लेवल पे वो फंसे हुए हैं उनके लिए एक मौका है। जब भी आपको लगे कि आप प्रॉफिट में आ रहे हैं तो अपना आप मुनाफा जो है वो बुक कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में लिया और वहाँ पर एक दिन के अंदर 20% का मूव मिल गया या 30% का मूव मिल गया है तो भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल फार्मा क्षेत्र के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, आगे भी बेहतर रहने की उम्मीद है। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आइए। BEML पे ऊपर कुछ एक खबरें निकल करके आई हैं और BEML में सर खबर ये है कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है बेंगलुरु मेट्रो से। 3177 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। ये ऑर्डर जो है 5RS DM की सप्लाई के लिए मिला हुआ है। हाल फिलहाल में कंपनी के पास जो ऑर्डर्स हैं उसकी जो है हम देख रहे हैं काफ़ी रफ्तार बढ़ी है। इवन Q1 में काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिले हैं BEML को। आप कैसे देख रहे हैं सर? BEML में भी हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा मूव यहाँ पर इस शेयर के अंदर देखने को मिला है। ओवरऑल सर अभी आज भी हम देख रहे हैं करीब सुबह से तो थोड़ा हल्का हुआ है, 3% 4% की सुबह तेज़ी थी, अब 2.25% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में सर 30% से ज़्यादा का रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। पिछले 6 महीने की बात करें तो करीब 46% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। आप कैसे देख रहे हैं BEML को? पोर्टफोलियो में रखना चाहिए इसे अपने की नहीं? और क्या अब ये कंपनी आपको महंगी लग रही है इतना ज़्यादा चलने के बाद, या अभी आपको इसमें जान दिखाई दे रही है? सिंह साहब, मैं आपको एक छोटी सी इंसिडेंट बताना चाहता हूं। मैं आपको कुछ 25 साल पुरानी बात बताता हूं। 2 कंपनियां हुआ करती थी, BEML और BEL। इन दोनों के भाव कुछ 15, 17, 18 रुपए के चलते थे और लोग बात पूछते थे ये कंपनियां करती क्या है। सरकार की कंपनी है, दोनों कंपनी बैंगलोर बेस्ड कंपनी मानी जाती है। इनकी रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस जो कहिए वो बैंगलोर में है। देखते देखते ये कंपनी 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना बढ़ चुकी है और लोगों को अब इन कंपनियों में रुचि आ रही है। अगर आप देखें तो भारत का जो डिफेंस का प्रोग्राम है उसमें सबसे बड़ी BEL है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है, चाहे वो रेलवे का हो या किसी और का हो, उसमें BEML है। BEML काफी कुछ डिफेंस में भी काम करती है सरकार के लिए
और एक अच्छी खासी कंपनी मानी जाती है। इसमें भी अगर आप देखें, उपले स्तर से बाजार आज करेक्ट किया है जबकि न्यूज आई है। तो वापस मैं वही एग्जाम्पल दोहराना चाहता हूं, बाय द रूमर सेल द न्यूज या सेल द फैक्ट। न्यूज के ऊपर में कभी भी शेयर पे निवेश उस दिन मत कीजिए, आप कहीं ना कहीं ऊंचे भाव में फंस जाओगे। लंबे समय के लिए अच्छी चीज है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी अच्छी है, लेकिन ये न्यूज पर अगर आप लेते हो तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं धोखा हो जाए शेयर के भाव में। नहीं तो फिलहाल ये सलाह है कि जब इस तरह की खबरें आएँ और उसके बाद से शेयर बहुत तेज़ी से रिएक्ट करे तो तुरंत जो है, ऐसा नहीं कि जंप कर जाना है कि मतलब इसी पे रफ्तार में जो है आप भी कूद जाइए, तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ये अरुण जी का कहना है। बाय द रूमर सेल द न्यूज़। तो जब मतलब खबर आ गई है तो थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद एंट्री कीजिए। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा ठंडा होकर के आप निवेश करेंगे। जब थोड़ा शेयर नीचे आ जाए तो आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, जहाँ पर खबरें निकल करके आई हैं, और यहाँ पर खबर निकल करके आई है अदानी ग्रीन के ऊपर। अदानी ग्रीन पे सर काफ़ी अच्छी खबर है, और ये है कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की जो सब्सिडरी कंपनी है वो जो है कंपनी INQ होल्डिंग जो है वो अब निवेश करेगी कंपनी के अंदर, और उसके लिए कंपनी के अंदर करीब 2.7% हिस्सा जो है वो खरीदा जाएगा, और इसके लिए 3,956 करोड़ रुपए में ये खरीद होगी। और इस खबर के चलते आज हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले महीने ही बोर्ड की तरफ से QIP के जरिए 12,300 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी गई थी। अदानी ग्रुप सर पूरी कोशिश ये कर रहा है लगातार कि जब से ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है कि किस माध्यम से रकम जुटाई जाए। अब कंपनी के लिए जो क्या माना जाए कि संकट की घड़ियां, जो जितनी बुरी खबरें थी, क्या वो समाप्त हो गई? क्योंकि कंपनी को चाहे वो GQG के माध्यम से हो, निवेश आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी ने बहुत सारे कारोबार से अपना एग्जिट ले लिया है, जिसमें कि हमने देखा वो हाउसिंग का बिजनेस था, फिर वो जो NBFC का कारोबार वो कर रहे थे कैपिटल वाला, उससे भी एग्जिट कर लिया है। तो काफ़ी जगहों से रकम जुटाई जा रही है। हाल ही फिलहाल में अदानी जो है अंबुजा सीमेंट के माध्यम से सांगी सीमेंट को खरीदा गया, तो एक्विजिशन भी चल रहा है, रकम का इंतजाम भी हो रहा है। तो क्या वर्स्ट इज ओवर? अदानी ग्रुप पे आपकी राय क्या है? उसके कौन से शेयर आपको अच्छे लग रहे हैं, और अदानी ग्रीन खास तौर से इसको आप कैसे देख रहे हैं इस खबर के चलते हुए? एक सेंटेंस में अगर आप मुझसे जवाब चाहें तो यस, वर्स्ट इज ओवर। जनवरी में जो माहौल था या फरवरी में जो माहौल था, उसमें जमीन आसमान का बदलाव अगस्त के महीने में देखने को मिल रहा है। ऑल इज वेल, बिजनेस हो रहा है, ग्रुप अपने काम धंधे में लग गई है, और सभी कंपनियां के जो प्रदर्शन, जो नतीजे का प्रदर्शन आया है जून क्वार्टर के जितने डिक्लेयर हुए हैं, सभी में इंप्रूवमेंट देखा गया है, और ये कहा जा सकता है कि कंपनी ऑल सिलेंडर्स पे फायर कर रही है। जहां तक निवेश का सवाल है, अडानी ग्रीन में अगर आप देखें कि जो इसकी खराब परिस्थिति हुई थी रिपोर्ट आने के बाद में, उससे अच्छा खासा हिफाजा हुआ है। कंपनी के प्रमोटर ने कुछ इसमें हिस्सेदारी बेची है, नए पैसे जुटाए हैं, और अब जो देखा जा रहा है, ग्रुप एक कॉन्शियस एफर्ट लेकर काम कर रहा है कि जो डेट है उसके ऊपर में एक कंट्रोल्ड वे में पैसा रेज किया जाए। बाकी जो है खुद की हिस्सेदारी 2%, 5%, 7% कम करके पैसे जुटाए जाए, जिससे कि बैलेंस शीट लाइटर हो, और जो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है उसके आरोप न लगे कि आप बहुत हैवी या लेवरेज करके बैठे हो। कंपनी में निवेशित रहिए, फ्यूचर अच्छा है कंपनी का, और इसमें आगे जाकर आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिखेगी। निवेशित रहिए, और कंपनी का फ्यूचर जो है वो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इस ग्रुप की सर अगर पूछा जाए आपसे कि, क्योंकि अदानी ग्रुप पे सवाल बहुत आते हैं, आज भी टोटल गैस पे आ रहा है, फिर कोई इंटरप्राइजेज से पूछ रहा है, आपकी पसंदीदा कंपनियां कौन सी हैं सर अदानी ग्रुप में? अगर आपको चुनना हो 1, 2, 3 करके, तो आप किसको चुनना चाहेंगे? सीमेंट की कंपनी होगी या फिर बाकी जो कंपनियां हैं उनमें से अगर आपको चुनना हो तो कैसे देखेंगे आप? सर, अगर आप सीमेंट कंपनी की बात करो, चाहे आप ACC की बात करो या अंबुजा की करो, या और जो 5-6 देश में सीमेंट कंपनी, आप कोई भी चुन सकते हो। आपको जिस कंपनी पसंद आए उससे आप ले सकते हो।
अगर आप मुझे ये पूछो कि अगर एक अडानी कंपनी लेना है, तो मेरे हिसाब से अडानी एंटरप्राइज एक ऐसा घोड़ा है जिसको अगर आप बैक करते हो और अगर ये समूह का आगे बढ़ना है तो सबसे बढ़िया रिटर्न यही शेयर आपको दे सकता है। याद कीजिए 4,000 के भाव से ये शेयर 1,000 के नीचे चला गया था और अब वापस आज 2,500 के आसपास खड़ा है। इसमें ये जो मूवमेंट आई है 4,000 से 1,000 और 1,000 से 2,500, ये महज 5 महीने 6 महीने में आई है। शेयर में अगर मेरिट नहीं होती तो इतना बाउंस बैक इतनी जल्दी नहीं आ सकता था। बिल्कुल सही बात। तो अगर किसी एक कंपनी को ही चुनना है, अगर आपके पास सिर्फ एक कंपनी में पैसे लगाने के लिए हैं, तो आप इसी और अदानी समूह में ही लगाने हैं, तो अदानी एंटरप्राइज में अभी भी दम दिखाई दे रहा है अरुण केजरीवाल जी को, तो वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। चलिए अगली कंपनी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और डिक्सन टेक्नोलॉजी। सर ये कुछ बहुत सारी खबरें रही हैं, और ख़ासतौर से जो सबसे बड़ा ट्रिगर रहा है वो ये रहा है कि सरकार की तरफ से जो लैपटॉप को के इंपोर्ट को जो है वो बैन कर दिया गया है। अब यहाँ पर जेफरीज काफ़ी पॉजिटिव है, वो कह रहे हैं कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में शानदार प्रदर्शन तो किया ही है, लेकिन उनका अब ये मानना है कि 3 साल में कंपनी की रेवेन्यू जो है वो 3 गुना बढ़ जाएंगे, यानी कि हर साल जो है कंपनी की रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। और कंपनी को ये भी उम्मीद है कि जो लैपटॉप के आयात पर बैन लगाने का भी फ़ायदा मिल रहा है, साथ ही साथ रिलायंस रिटेल के साथ कंपनी जो है वो करार कर सकती है। और वो करार इसलिए होगा कि कंपनी का जो जियो बुक लैपटॉप है उसको, चूँकि अब वो इंपोर्ट जो होना था वो तो हो चुका, अब तो भारत में बनेगा, तो उसके लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है। और कंपनी पहले ही जो उनका जियो का फ़ोन है, जियो भारत फ़ोन, उसके लिए करीब 1.5 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है। डिक्सन टेक्नोलॉजी सर एक और ऐसा शेयर जिसमें कि शानदार मूव देखने को मिला है। आज हालांकि इसमें 3% के आसपास की ही तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम इस शेयर के पिछला रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी शानदार मूव देखने को मिले हैं सर। 1 महीने के अंदर शेयर ने 14-15% का रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीने में 79-80% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो ये बताइए सर कि अब इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए, और ये सब जेफरीज अगर ये कह रहे हैं कि 3 साल के अंदर 3 गुना आय बढ़ जाएगी, तो क्या उस तरीके से मार्जिन्स और शेयर प्राइसेस भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे? सर टर्नओवर, ये जो कंपनी है ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। ये दूसरे के लिए जो ओईएम ब्रांड है या ओईएम कंपनी होती है उसके लिए माल बनाती है, उसके ऑर्डर के ऊपर बनाती है। एसी, रेफ्रिजरेटर, कंज्यूमर गुड्स, ये वाइट गुड्स जिसे कहते हैं, ये करती है। ये पूरे के पूरे क्षेत्र में भयंकर तेजी देखने को मिली है। और आपने कुछ न्यूज में पढ़ा भी होगा कि इंडिया अब एक लार्ज आईफोन बनाने वाला देश बन चुका है, और 20-20 हजार करोड़ रुपए के महीने के फोन इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लैपटॉप बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि लैपटॉप कल सुबह से नहीं बनेंगे। उसे बनाने में कुछ समय लगता है, प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तय होती है, वेंडर सप्लायर्स जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बनते हैं। तो हालांकि जेफरीज एक बड़ा नाम है और उन्होंने असेसमेंट किया है कि 3 साल में 3 गुना टर्नओवर हो जाएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये नंबर महज एक नंबर दिया गया है। इतनी जल्दी इतना बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। और डिक्सन क्यों, और भी कंपनियां हैं जो ये काम कर सकती है देश में। हाल ही में एक कंपनी लिस्ट हुई है नेटवेब, वो सुपर कंप्यूटर भी बनाती है, तो उसे ये लैपटॉप बनाने में क्या क्या दिक्कत आएगी। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे ये पूरा का पूरा मार्केट ओपन अप होता है, लैपटॉप के बैन होने से इम्पैक्ट क्या आएगा, कई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। डिक्सन फर्स्ट और लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये ध्यान में रखें। ठीक, इस बीच काफ़ी सारे दर्शकों की टिप्पणियां आ रही हैं कि अब जो है सर समय हो गया है हमारे अगले सेगमेंट का वाक के आईपीओ का, लेकिन 2 खबरें रह गई हैं। मैं चाहूँगा कि दोनों खबरें जरा फटाफट आप दिखा दीजिए हमारी टीम, और सर से बहुत छोटी सी टिप्पणी लेकर के फिर आईपीओ बाजार पर चर्चा कर लेते हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प में अच्छा मूव, आज निफ्टी के मेजर गेनर्स में शामिल। यहाँ पर खबर ये है कि जो कंपनी की हार्ले डेविडसन X440 की जो बाइक है
उसके लिए जो है शानदार बुकिंग देखने को मिल रही है। 25,000 से ज़्यादा की एडवांस बुकिंग देखने को मिली है। हार्ले डेविडसन आपको बता दें इसका उत्पादन सितंबर में शुरू होगा और इसकी डिलीवरी अक्टूबर महीने से शुरू हो जाएगी। और इस जो नंबर्स है उसके चलते जो है हम देख रहे हैं कि कंपनी के शेयर में 3% से ज़्यादा की तेज़ी, करीब 4% तक की तेज़ी हमने हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में देखी। सर, हीरो मोटोकॉर्प के को और साथ ही साथ एक दूसरी कंपनी जो है BHEL है शायद, उसके भी खबर दिखा दीजिए, वहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं। इन दोनों पे छोटी टिप्पणी लेते हैं। यहाँ पे कंपनी को BMRC से करीब 2100 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और कंपनी को हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो अच्छे ऑर्डर मिले हैं। Q1 में कंपनी को 15,600 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं, जिससे कंपनी की ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की पहुंच चुकी है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 3% के आसपास की तेज़ी। सर, हीरो मोटोकॉर्प और BHEL, एक पे ऑर्डर की खबर और एक में शानदार बुकिंग का रिस्पॉन्स जो है हार्ले डेविडसन की बाइक का, आपकी दोनों पे टिप्पणी बहुत संक्षेप में। सर, एक छोटी सी बात कहूंगा सर। मैं बाइकर या बाइक चलाने वाला आदमी नहीं हूं, बट हार्ली डेविडसन के पीछे का मैं राइडर जरूर बना हूं। और जब आप इस बाइक पे चलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप महाराजा हो उस समय तक, जब तक आप बाइक पे बैठे हो। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और कंपनी को जो ये शानदार रिस्पॉन्स मिला है, ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक महंगी बाइक होती है, लेकिन चाहने वाले इस बाइक अगर उनको मिल जाए तो दूसरी बाइक को हाथ नहीं लगाएंगे। इसका इम्पैक्ट जब डिलीवरी शुरू होगी तो कंपनी पे ज्यादा आएगा। आज जो मिला है वो खाली एक ऑर्डर के बुकिंग पर मिला है, डिलीवरी होगी तब आप देखिए प्रॉफिट कैसे आता है। जहां तक आपने BHEL की बात करी, ये भी एक सार्वजनिक क्षेत्र की एक उच्च श्रेणी की कंपनी है। लगातार इसकी ऑर्डर बुक बढ़ती जा रही है और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जितने से ऑर्डर बढ़ता है उसकी जो सेल होती है साल की, उसमें भी कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अच्छी कंपनी है और इंजीनियरिंग की एक काफी शानदार कंपनी भारतवर्ष में है।